हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करना। और ये हमारा पार्ट 2 है, यानी हमारा ये पार्ट दूसरा है, क्योंकि पहले पार्ट में भी हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की थी और इस पार्ट में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो राष्ट्रपति से संबंधित है। यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप और अन्य वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, क्योंकि हम 40 प्रश्नों के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट पहला है। जो पार्ट 1 है उसमें हम 40 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा कर चुके हैं व्याख्या सहित, और हम शेष प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे इस पार्ट 2 में। तो 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, सवाल क्या कह रहा है कि भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। यानी भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। संसद कर सकती है, मंत्रिमंडल कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो अंतिम रूप से, यदि भारत पर आक्रमण होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है आर्टिकल 352 के तहत। और राष्ट्रपति आपातकाल की जो घोषणा है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेगा, लेकिन अंतिम रूप से जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन आपके समक्ष रहे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करें, गैस करिएगा। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 सब 2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है? यह एक कानून होता है जब भारतीय संसद के दोनों सत्र या तो वे सत्र में नहीं हो या कोई एक सदन है जो सत्र में नहीं हो, तो भारत का राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जो एक अधिनियम के समान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करेगा? जब उसे लगे कि अब कोई कानून बनाना अति आवश्यक है और संसद का दोनों सत्र यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, या तो दोनों ही सत्र में नहीं हो या इनमें से कोई एक संसद के सत्र में नहीं हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है, विधि का निर्माण कर सकता है।
अब अध्यादेश जारी करने की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो स्थिति यह होनी चाहिए, या तो संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो, या इनमें से कोई एक सदन सत्र में नहीं हो, तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यानी राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 8 माह। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप अनुमान लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा, सॉरी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 6 सप्ताह। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यानी संसद का सत्र शुरू होगा, उसके 6 सप्ताह बाद तक यह अध्यादेश जारी रह सकता है। संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक यह अध्यादेश जारी रह सकता है, उसके बाद नहीं रहेगा। और इसकी अधिकतम अवधि क्या है? यानी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? 6 माह। क्योंकि 6 माह में संसद का सत्र आहूत होना जरूरी है। संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के 2 सदनों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता है, इसलिए 6 माह में संसद का सत्र बुलाना अति आवश्यक है। जब संसद का सत्र बुलाया जाएगा तो उसके 6 सप्ताह बाद तक यह अध्यादेश जारी रहेगा, या संसद उस अध्यादेश को पारित करके विधि का निर्माण कर सकेगी, अन्यथा वह अध्यादेश वहीं समाप्त हो जाएगा 6 सप्ताह बाद। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रह सकता है। संसद का सत्र शुरू हो चुका है, उसके बाद कितने समय तक रह सकता है? तो यह 6 सप्ताह तक ही रह सकेगा। और इसकी अधिकतम अवधि क्या है? यानी एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह और 6 सप्ताह इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? आंतरिक वीटो, निलंबित वीटो, पॉकेट वीटो और प्रॉक्स सभी। यानी भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? क्या होगा 44 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों वीटो शक्तियां होती है। यानी ये तीनों है जो वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। जबकि एक और है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो है जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। इसका उपयोग यूएसए का प्रेसिडेंट करता है, विशेषित वीटो शक्ति का। जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास केवल 3 वीटो शक्तियां हैं, आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? यानी भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा मामला था? हिंदू कोड बिल, पेशु विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, दहेज प्रतिषेध विधेयक। यानी
भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले पर पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा मामला था? तो क्या होगा 45 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। पॉकेट वीटो शक्ति का जो भारत के राष्ट्रपति ने प्रयोग किया है वो इन्होंने किया था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, भारतीय डाकघर संशोधन बिल है उस पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेली सिंह जिन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन बिल पर पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था और यह अधिनियम आया था 1986 में। यानी यह बिल भारतीय डाकघर संशोधन बिल है, यह 1986 में लाया गया था और राष्ट्रपति ज्ञानी जेली सिंह ने इस पर पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया और यह पहला एकमात्र मामला था। यह फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। यानी तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेली सिंह जिन्होंने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया भारतीय डाकघर संशोधन बिल 1986 पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था? क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ेगा। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्रों के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर व्यक्ति, कोई भी। क्या होगा 46 नंबर सवाल का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। एंग्लो इंडियन समुदाय की 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार है जो राष्ट्रपति के पास था। यानी अब भूतकाल की बात हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 331 जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह इन 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करे। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास था आर्टिकल 331 के तहत। लेकिन वर्तमान में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है, भारतीय संविधान का 104वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके तहत जो एससी और एसटी का जो आरक्षण था, एससी एसटी का आरक्षण की जो व्यवस्था है लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत, यानी एससी एसटी की जो सीटों का जो आरक्षण दिया गया है लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत, वो इनका आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। एससी एसटी का आरक्षण जो आर्टिकल 330 में था वो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। अब यह आरक्षण समाप्त हो गया है तो भारतीय संसद ने इनके आरक्षण को और बढ़ाने के लिए 104वां संविधान संशोधन लेके आई, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके तहत इनके आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी 25 जनवरी 2030 तक इनके आरक्षण को बढ़ा दिया गया है एससी एसटी के। लेकिन जो एंग्लो इंडियन समुदाय की 2 लोगों को मनोनीत करने का जो आरक्षण था, जो प्रावधान था, उसे यहीं समाप्त कर दिया गया है, इसमें आगे नहीं बढ़ाया है। यानी इस 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षण है लोकसभा में, जो व्यवस्था थी, उसे आगे नहीं बढ़ाया है, उसे वहीं समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए यह बात अब भूतकाल की बात हो गई है। यह राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था, तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार था। लेकिन यह बात अब भूतकाल की हो गई है, क्योंकि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत नहीं कर सकता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति किसी को भी मनोनीत नहीं कर सकता। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यानी राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, यानी भारत का राष्ट्रपति वर्तमान में लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को मनोनीत नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल क्या कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को इस स्थिति में क्या करेगा? पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो 48 नंबर सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा, अनुमति देनी होगी उसे। यानी जब लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? तो वह उसे अनुमति देनी होगी। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता है और जब विधेयक पुनर्विचार के बाद वापस राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्यकारी है। एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को वापस लौटा सकता है, लेकिन जब वो विधेयक या संशोधन करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा या उसी स्थिति में वापस भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह एवं विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? चुनाव आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का आर्टिकल 71 बात करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद हैं, जो संदेह हैं, उनकी जांच पड़ताल और उसका निर्णय है जो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 71 इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। फिफ्टी 51 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कॉज से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? यानी भारत का राष्ट्रपति किस कॉज से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है, अप्रत्याशित व्यय के लिए धनराशि आवंटित कर सकता है? भारत की समेकित निधि से, केंद्र सरकार का अनुदान, संघ सरकार की सहायता निधि, आकस्मिक निधि। क्या होगा 51 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। तो ऑप्शन डी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति आकस्मिक निधि कोष से किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए धनराशि आवंटित कर सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
लोक लेखा लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक सीएजी है जो लोक लेखा संबंधी रिपोर्ट किसको देता है या किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। क्या होगा इस 52 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा संबंधी जो रिपोर्ट है वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा संबंधी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है और भारत का राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष, संसद के पटल पर रखता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और के की नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, के की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और के से संबंधित आर्टिकल 148 से लेके 151 यह आर्टिकल है जो केक से संबंधित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 से 151 तक केक से संबंधित है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। यह फैक्ट आप नोट करें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। तो 53 नंबर सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। राष्ट्रपति है जो मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकता है, उसे भंग कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो एक वित्त आयोग की स्थापना करता है प्रति 5 वर्ष के बाद। भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह वित्त आयोग का गठन करे प्रति 5 वर्ष के बाद। भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी राइट होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है जो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जबकि जो राष्ट्रपति का जो पद है और महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यह दोनों व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति का पद और महाभियोग की प्रक्रिया यह है जो अमेरिकी संविधान से ली गई है, जबकि चुनाव प्रणाली है यह आयरलैंड की संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय प्रणाली द्वारा इनके चुनाव होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? यानी इनमें से कौन है जो भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, वित्तीय सचिव।
भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है या भारतीय राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है, कौन होता है? ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो भारतीय राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी डी राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान है जो प्राप्त है, वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। यानी क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल है थल, जल और वायु, इन तीनों के सेना प्रमुखों की जो नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है और वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत का राष्ट्रपति उनका प्रमुख होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो भारत के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल है जो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है और राज्यपाल को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। यानी राज्यपाल को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। वह केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? यानी इनमें से वह कौन है जो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। ऑप्शन सी राइट होगा। राष्ट्रपति है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है? यानी भारत की जो आकस्मिक निधि है उसका संरक्षक कौन है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा, राष्ट्रपति। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति है जो अप्रत्याशित व्यय के लिए धनराशि आवंटित करने के लिए वह आकस्मिक निधि से धनराशि का आवंटन कर सकता है और वह इसका संरक्षक है। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, कोई सीमा नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, कोई सीमा नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 इसके बारे में बात करता है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर बात करता है, राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन पर बात करता है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति है जो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, उसके ऊपर कोई सीमा है जो निर्धारित नहीं है। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और उनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। यानी वे भारत में लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्नीस से 1957 और 1957 से 1962 तक। कहने का मतलब मेरा यह है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी, भारत का कोई व्यक्ति है जो जितना चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, व्यक्तिक।
जो राष्ट्रपति है जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, वह राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? यानी इनमें से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है, निर्वाचन मंडल का, लेकिन उसके महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं, राज्यों की विधान परिषदें। क्या होगा 63 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वे है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं, लेकिन वे है जो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के, यानी भारतीय संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य है जो उसमें भाग लेंगे। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वे जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं, लेकिन महाभियोग के दौरान वे भाग नहीं ले सकते। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जबकि राज्य की विधान परिषदें हैं, यह न तो निर्वाचक मंडल की भाग होती है न ही महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यानी भारत में राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पढ़ा लिखा हो यह योग्यता है जो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके लिए क्या योग्यता आवश्यक है? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु है जो पूर्ण कर चुका हो, और लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और लाभ का पद धारण किए हुए नहीं हो। यानी लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। यह योग्यताएं भारत के राष्ट्रपति की है एक उम्मीदवार के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सिक्सटी 65 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो, वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया सवाल है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करें। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो, यानी विधान परिषद का यदि सदस्य है मुख्यमंत्री, तो वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की भागीदारी नहीं होते हैं, उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट 66 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। क्या होगा 66 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका अर्थ यह होता है भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है जो, वह वंशानुगत नहीं होकर वह निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर रहा। ये सवाल क्या कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर आप चयन करिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। कोई विधेयक जो संसद में पेश किया जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद जब वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर सहमति देता है, उस पर हस्ताक्षर करता है, उसके बाद वह कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। कोई भी विधेयक तब कानून बनेगा, तब अधिनियम बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देगा और हस्ताक्षर करेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सहमति के बिना भारत में कोई भी कानून है जो कानून नहीं बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन सा एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? यानी भारत का वह राष्ट्रपति जो कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरि वेंकटगिरि यानी वीवी गिरि, जानी जेली सिंह, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनमें से वह कौन सा राष्ट्रपति है जो कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रह चुके हैं? ऑप्शन सी राइट होगा। जानी जेली सिंह है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। 69 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी दो अवधियों के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? डॉक्टर एच राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, 1952 से 1957 पहली बार, दूसरी बार ये रहे हैं 1957 से 1962। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में दो अवधियों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव है जो जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई जाती? यानी भारत में निम्नलिखित में से किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य के चुनाव में, विधान परिषद सदस्य के चुनाव में, लोकसभा सदस्य के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई नहीं जाती है?
इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। लोकसभा सदस्यों के चुनाव में और विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में लोकसभा प्लस विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई जाती। यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये फैक्ट आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली है जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। राज्यसभा के सदस्यों में, विधान परिषद के सदस्यों में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो राज्य का प्रधान होता है, केवल सरकार का प्रधान नहीं होता है, क्योंकि केवल सरकार का प्रधान नहीं होता। सरकार का प्रधान कौन होता है? सरकार का प्रधान पीएम होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि कोई उम्मीदवार भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। क्या होगा 72 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करिएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए उम्मीदवार की। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, यानी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? यानी भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? सिर्फ एक बार, 2 बार, 3 बार, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन डी राइट होगा। कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 इसके बारे में बात करता है कि भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र है और वह जितनी बार चाहे उतनी बार भारत के राष्ट्रपति का उम्मीदवार के रूप में वह चुनाव लड़ सकता है। यानी भारतीय संविधान इस पर मौन नहीं है। भारतीय संविधान इस पर मौन नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र है और वह कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार। अब तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं, जबकि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। यानी अमेरिका में एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, उससे अधिक नहीं बन सकता। जबकि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करें। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। और जब भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, तब उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य बनता है कि वह सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा। जब भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, तब उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देता है कि भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का सर्वोच्च कार्यपालक है, उसका पद खाली हो गया है। यह सूचना है जो भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर को देता है, क्योंकि लोकसभा है जो लोगों का सदन है, और लोगों के सदन होने के नाते, जनता का सदन होने के नाते उसे यह पता चलना चाहिए कि भारतीय संविधान का और भारत का जो सर्वोच्च पद है वो खाली हो गया है। यह कर्तव्य भारत का उपराष्ट्रपति का है कि वह लोकसभा अध्यक्ष को सूचना करे कि भारत के राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम किसे सूचित करेगा कि भारत के राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है? तो वह लोकसभा स्पीकर को सूचना देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी भारतीय राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की, वह किस देश के संविधान से ली गई है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा, अमेरिकी संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति का पद और महाभियोग की प्रक्रिया ये दोनों ही अमेरिकी संविधान से ली गई है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? 54, 61, 75, 62। क्या होगा 76 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। तो ऑप्शन बी राइट होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है जो 61 में, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख 61 में, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया का आधार क्या होगा? आप किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाएंगे, उसके आधार की बात करता है 56, जो कहता है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, संविधान का अतिक्रमण करे, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। तो महाभियोग से संबंधित भारतीय संविधान के दो अनुच्छेद संबंधित है महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित, 56 और 61। 56 महाभियोग के आधार का उल्लेख करता है कि संविधान का अतिक्रमण होने पर महाभियोग चलाया जाएगा, जबकि 61 इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करता है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या रहेगी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में है, यह आप बात नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है?
51, 52, 57, 55। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। 57 आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, दोबारा निर्वाचन की बात करता है 57। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन सी राइट होगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति है जो लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे रिक्त स्थान राज्य के प्रति हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट, राज्य मंत्री। यानी राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे रिक्त स्थान राज्य के प्रति हैं। ऑप्शन बी राइट होगा, राज्यपाल। यानी राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्यपाल राज्य के प्रति है, तो इस रिक्त स्थान पर ऑप्शन बी आएगा, राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? 2, 12, 10, 14। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में कर सकता है, और यह मनोनयन की शक्ति है आर्टिकल 83 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 है जो इसके बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है विभिन्न क्षेत्रों से। अब क्वेश्चन आए कि भारत का राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? यदि ऑप्शन आपके पास हो ये सेम, भारत का राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, तो आपका क्या उत्तर होगा? तो अभी ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं है कि वह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करे, क्योंकि इस शक्ति को 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है और राज्यसभा में भी 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, जो राज्यसभा के सदस्य ही होते हैं जो भारतीय संसद में मनोनयन होता है इनका। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेतु स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और इनका ये कहां से थे? वो बिहार के रहने वाले थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित थे, तो इनका राज्य था बिहार। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। ज्ञानी जैली सिंह, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी राइट होगा, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन ए राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, 1952 से 1962 तक, क्योंकि इन्होंने 2 अवधियों के लिए राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है, 2 अवधि के लिए, 1952 से 1962 तक।
भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एच राधाकृष्णन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा, वीवी गिरी। वीवी गिरी है जो राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। वीवी गिरी है जो 1969 में राष्ट्रपति बनते हैं और 1974 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इनका ये कार्यकाल होता है और ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और ये ऐसे राष्ट्रपति है जिनके निर्वाचन के समय द्वितीय चक्र की मतगणना का आयोजन किया गया था, यानी दूसरे चक्र की मतगणना का आयोजन हुआ था वीवी गिरी के चुनाव के समय। राष्ट्रपति के चुनाव के समय द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ती थी वीवी गिरी के समय, और ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पर रहा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन बी राइट होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है। और यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मीरा कुमार है जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार, ध्यान रखिएगा। जबकि दूसरी लोकसभा स्पीकर थी महिला सुमित्रा महाजन। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, जबकि दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। ये आप फैक्ट नोट करिएगा। सरोजिनी नायडू भारत के किसी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, यानी सरोजिनी नायडू है जो भारत के किसी राज्य में बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी। जबकि सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। जबकि सरोजिनी नायडू भारत के किसी राज्य में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय के तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? यानी भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसने कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। न्यायमूर्ति एच कानिया, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर। तो भारत का वह कौन मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा, एम हिदायतुल्ला, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? 72, 74, 75, 85। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति है जो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि वे एक बार के लिए पुनः
पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और उसके बाद उसे दोबारा सलाह को अनिवार्य मानना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होते हैं, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति उसके लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वह वंशानुगत नहीं होता। यानी देश का जो सर्वोच्च पद है वह वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा स्पीकर के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन टू राइट होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी भारत का राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है और उसका 17 ऑप्शन करता है। ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करते हैं। किसी बिल पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 108 के तहत। यानी कोई बिल है और उस पर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो उन मतभेदों को हल करने के लिए भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है संसद के दोनों सदनों के लिए। और ये बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति इस बैठक को बुलाता है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, जबकि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। और यदि लोकसभा की अनुपस्थिति में इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। और जो संयुक्त बैठक है, जो जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है, वह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में गतिरोध उत्पन्न होने पर नहीं बुलाई जा सकती। यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामलों पर आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। यानी संसद की संयुक्त बैठक को आप धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में नहीं बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के मामलों और वित्त विधेयक के मामलों में गतिरोध उत्पन्न होने पर बुलाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है कौन सा आर्टिकल? ऑप्शन सी राइट होगा, 52 आर्टिकल। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है 52। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
अब बी और सी गलत क्यों है? क्योंकि राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भागीदारी होते हैं, उसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, भारतीय नागरिक हो, केवल ए और सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। ए व सी बिल्कुल राइट है। क्योंकि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो नहीं, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यताएं हैं उनमें है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बने जाने की योग्यता रखता हो और लाभ का पद धारण नहीं किए हुए हो। यह प्रावधान है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य और भारतीय नागरिक हो। नाइन्टी 94 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन का चयन करना है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन यानी अतिक्रमण करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। इनमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको चयन करना है। तो क्या होगा? 94 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा, जो गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यह गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो गलत है। जबकि बी, सी, डी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेशों लगाने की शक्ति। इनमें से कौन सा असत्य है जो सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। ऑप्शन सी है जो असुमेलित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि
राष्ट्रपति और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ लेता है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत। नेक्स्ट सवाल, भारत का एक महान्यायाधीश होगा किस अनुच्छेद में लिखा है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 76 में, यानी महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल है जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है भारत सरकार का। और इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और इसके पद का उल्लेख 76 में है। और यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। ऑप्शन डी कह रहा है केवल ए और बी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करें। 3 क्वेश्चन शेष रहे हैं, अंतिम 3 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? या तो कार्यकाल समाप्त होने पर, या वो त्यागपत्र दे देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या वह राष्ट्रपति के कार्य करने में अक्षम है। इन कारणों से राष्ट्रपति का पद है जो खाली हो जाता है। सिर्फ महाभियोग के शुरू होने से राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा, यानी यदि संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। राष्ट्रपति का पद निम्न तरीकों से खाली हो जाएगा: कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर। सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब भारत का राष्ट्रपति अपना पद खाली करेगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है। आपको वो ऑप्शन चयन करना है जो सही नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। यानी अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है, उसकी सिफारिश जरूरी होती है राष्ट्रपति की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
99 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। यानी भारत के एक तरफ राष्ट्रपति दिए गए हैं, उनको आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है, उनके पद ग्रहण करने के क्रम में उन्हें आपको व्यवस्थित करना है। नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, जानी जली सिंह, शंकर दयाल शर्मा, इनको आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। क्या होगा इनका कालक्रम? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। 2, 1, 3, 4 ये इनका क्रम रहेगा। जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, जानी जली सिंह, शंकर दयाल शर्मा, ये इनका क्रम रहेगा राष्ट्रपतियों का। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा और अंतिम क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज का, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। नीचे आपको कथन दिए गए हैं, आपको सत्य कथन का चयन करना है। भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होता। दूसरा कथन कह रहा है कि लोकसभा के सभी सदस्य सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए केवल पहला सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी पहला व दूसरा दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 100 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करिएगा। आज की वीडियो सीरीज का हमारा अंतिम सवाल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होता है। लोकसभा के सभी सदस्य सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नहीं। लोकसभा के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से, यानी लोकसभा के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनमें से कोई भी नहीं है जो सही नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 100 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा? आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आप इस वीडियो सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ।